दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम स्थिर विद्युतिकी में गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। अब गाउस का नियम क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और साथ में गाउस नियम के दो अनुप्रयोग हमने हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज हम गाउस नियम के कुछ और अनुप्रयोगों के बारे में यहां पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाउस नियम के प्रयोग। तो सबसे पहले अनंत लंबाई की आवेशित समतल पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यहां पर हमने एक पट्टिका दर्शाई है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक अनंत लंबाई की आवेशित समतल पट्टिका का सूक्ष्म भाग है। तो एक्चुअल में यह पट्टिका अनंत लंबाई की है जिसका सूक्ष्म भाग हमने ए बी सी डी दर्शाया है। सिग्मा इस आवेशित समतल पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व हमने सिग्मा लिया है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम P से लंब OP डालते हैं। तो ये हमारा प्रेक्षण बिंदु है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमने इस पट्टिका पर बिंदु P से लंब PO डाला है। अब हम बिंदु O को संदर्भ बिंदु मानकर पट्टिका ABCD का अल्पांश A1 तथा A2 इस प्रकार लेते हैं कि OA1 इक्वल टू OA2। अब हमने क्या किया है, ये जो पॉइंट O है इसको हमने रेफरेंस पॉइंट, ये संदर्भ बिंदु माना है और यहां पर दो अल्पांश A1 और A2 इस प्रकार लिए हैं कि बिंदु O से इन दोनों की दूरी बराबर है। सो OA1 इक्वल टू OA2। संपूर्ण पट्टिका के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र x अक्ष या पट्टिका के अभिलंब दिशा में होगा। तो इस पॉइंट P पर हमको कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमने एक अल्पांश A1 लिया है। सो इस A1 के कारण बिंदु P पर यदि हम विद्युत क्षेत्र निकालें तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा जो हमारा DE होगा। अब इस एंगल को हमने अल्फा लिया है तो ये भी हमारा अल्फा होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो DE है इसका इस दिशा में और इस दिशा में घटक लेते हैं। तो ये घटक आ जाएगा DE cos अल्फा और ये आ जाएगा DE sin अल्फा। इसी प्रकार हमने एक अल्पांश A2 लिया है। तो A2 के कारण यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाले तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा क्योंकि A1 और A2 दोनों बराबर हैं। O से A1 की दूरी और O से A2 की दूरी बराबर है। तो ये जो कोण अल्फा था ये भी हमारा अल्फा होगा। तो ये भी अल्फा है। इसका मतलब A2 के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आया है DE, इसका मान इस DE के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र DE का एक घटक इधर लो एक घटक इधर लो। तो ये हमारा DE cos अल्फा, ये DE sin अल्फा। तो ये भी हमारा DE sin अल्फा और ये भी DE sin अल्फा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि इस और जितने भी घटक होंगे वो सब आपस में जुड़ जाएंगे। इसीलिए हमने कहा है संपूर्ण पट्टिका के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र x अक्ष या पट्टिका के अभिलंब दिशा में होगा। अब हमने यहां पर ये पट्टिका का भाग दर्शा दिया। हमको गाउस नियम का प्रयोग करके बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब गाउस नियम की सहायता से समतल आवेशित पट्टिका से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये दूरी हमारी r और ये भी r,
तो हम क्या करते हैं, 2r लंबाई के एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और उसके कारण हमको इस बिंदु P पर इस समतल पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यह आवेशित पट्टिका बेलन को r लंबाई के दो सममित बेलनाकार भागों में विभाजित करती है। तो ये हमारे 2r लंबाई का गाउसी पृष्ठ है जो बेलनाकार है और यहां पर हमारी ये पट्टिका है। तो ये पट्टिका क्या करेगी, इस बेलन को दो भागों में सममित रूप से विभाजित करेगी। तो इसकी लंबाई r और इसकी भी लंबाई r होगी। तो एक r लंबाई का बेलनाकार भाग ये है और एक r लंबाई का बेलनाकार भाग ये है। बिंदु P इस बेलन के एक अंत सिरे पर स्थित होगा। तो बिंदु P हमारा ये है, एक बेलन मैंने कहा है ये आ गया और एक बेलन ये आ गया। तो इन दोनों बेलन में से एक बेलन के अंत सिरे पर बिंदु P स्थित होगा। तो बिंदु P इस बेलन के अंत सिरे पर स्थित है। माना गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने a माना है। इसका मतलब ये a और ये भी a। यदि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व हो तो गाउसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, क्योंकि हमने कहा है सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश अपॉन क्षेत्रफल। तो ये जो कुल आवेश है इसका मान क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये होता है और ई डॉट डी एस है तो डॉट प्रोडक्ट को हम हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। अब यहां पर तीन हमारे पास में भाग हैं, ते बंद पृष्ठ है, इसको अगर मैं ओपन सरफेस करूं या खुला पृष्ठ लूं तो एक पृष्ठ मेरा ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ हमारा ये वक्र पृष्ठ है। तो ये मेरा S1, ये S2 और ये जो वक्र पृष्ठ है इसको मैंने S3 मान लिया है। तो फाई क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन S1 ई डी एस कॉस थीटा प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 ई डी एस कॉस थीटा प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं तो यहां पर E इस दिशा में है और ds भी इसी दिशा में होगा। तो S1 के लिए थीटा हमारा 0 डिग्री है, यहां पर E इस दिशा में और ds भी इसी दिशा में होगा। सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और यहां पर ds इस दिशा में और E हमारा इस दिशा में होगा। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा 0, यहां पर थीटा 0 और यहां पर थीटा 90 और जैसे यहां पर 90 रखोगे cos 90 हमारा 0 हो जाएगा। यहां पर थीटा 0 करोगे तो cos 0 1 और यहां पर भी cos 0 1। सो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1 ई डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 ई डी एस और ये हमारा 0 हो गया था इसलिए ये टोटल हमारा 0 हो जाएगा तो प्लस 0। और गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान समान और पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। तो ये E हमारा कांस्टेंट, ये भी E कांस्टेंट, तो इनको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। सो फाई इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रेशन S1 ds प्लस E सरफेस इंटीग्रेशन S2 ds और सरफेस इंटीग्रेशन ds मतलब ये वाला, ये हमारा A है और ये भी हमारा A है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमारा A था तो ये भी A हो गया और ये भी A हो गया। सो फाई इक्वल टू ट्वाइस ई ए। तो गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू 2 टाइम्स ई ए आएगा। नाउ गाउस प्रमेय से फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपन इप्सिलॉन 0 होता है और इप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है और सिग्मा क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी सिग्मा इंटू ए। तो आप इस सिग्मा क्यू की जगह
सिग्मा इंटू ए यहां से यहां पर रख दो तो फाई आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0। नाउ फाई हमारा ट्वाइस ई ए था और फाई सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0 भी था, तो इस फाई को हम यहां से रख देते हैं। सो ट्वाइस ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0। अब ए से ए कैंसिल हो गया तो ई क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। तो अनंत लंबाई की आवेशित समतल पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान आएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन 0। क्योंकि यह संबंध R से मुक्त है, यहां पर R नहीं है, अतः अनंत लंबाई की समतल आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आवेशित पट्टिका से बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट या प्रेक्षण बिंदु आपका कितना ही दूर हो, विद्युत क्षेत्र का मान सदैव यही रहेगा। यदि पट्टिका में धनावेश हो अर्थात सिग्मा का मान 0 की तुलना में अधिक हो या सिग्मा हमारा पॉजिटिव हो, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका के दोनों ओर बाहर की ओर होगी, अन्यथा अंदर की ओर होगी। तो अगर पट्टिका में धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र पट्टिका से बाहर की ओर होगा, और यदि आवेश ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र पट्टिका की ओर अंदर की ओर होगा। यदि चालक का आकार निश्चित हो तो सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ट्वाइस ए होगा। मतलब यहां का क्षेत्रफल और यहां का क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल हमारे जुड़ जाएंगे, या पट्टिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दोनों ओर के जुड़ जाएंगे। तो सिग्मा क्यू की जगह सिग्मा इंटू ट्वाइस ए आ जाएगा, और इस कारण विद्युत क्षेत्र आ जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन 0, न कि सिग्मा बाई ट्वाइस इप्सिलॉन 0। तो यहां पर हम आज का यह अध्याय समाप्त करते हैं। आज हमने गाउस नियम के अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा की है। गुड बाय।